नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज की टॉपिक में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है बिल्कुल सिलेबस की, यानी कि हमारा जो है वो सिलेबस यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या होने जा रहा है आगामी बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 के लिए। तो सबसे पहले जब हम बीपीएससी फेज़ टीआरई 2 की बात करते हैं तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जहाँ तक सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि सबसे अहम बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे, या मैंने भी रिकमेंड किया कि पढ़ना क्या है, तो भाई पढ़ लेना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की कौन सी बुक, तो पढ़ लेनी है हमें NCERT की सारी बुक, साथ ही प्लस SCERT की सारी बुक, ये दोनों चीज़ें हमें पढ़ लेनी है। ओके, उसके बाद फिर लुसेंट पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है, ऐसे वैसे सारा कुछ पढ़ लेना है। तो फिर बचा क्या, पढ़ ही लेना है। लेकिन NCERT और SCERT में पढ़ने के बाद जो कुछ मेन ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है, और जब हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारा इंडेक्स है तभी तो जाके हमें पता चलेगा। तो उसी टॉपिक को एनालाइज करते हुए जिनका विषय सामाजिक विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान से बीपीएससी फेज़ 2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ लेकर के आई हूँ। तो जहाँ तक की बात है, वैसे कैंडिडेट्स जो सबसे पहली बात है जो 6 to 8 के लिए अपीयरिंग में भरेंगे वो 9, 10 के लिए भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि जो जिनका बीएड जो है वो हो चुका होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें अपीयरिंग वालों ने सीटीईटी किया होगा, अपीयरिंग वाले जो है वो भी सीटीईटी किए होंगे, और इसमें जो है कुछ ही परसेंट जो है वो जिन्होंने सीटीईटी एसटीईटी नहीं किया है। तो खैर सिलेबस कहीं ना कहीं एक ही है। तो अब मैंने उसमें से कुछ टॉपिक्स निकाला है, खासकर सोशल साइंस के लिए, कि हमें पढ़ना क्या है, उसको हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो हैं वो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो 6 to 8 या 9, 10 के लिए एसएसटी की तैयारी करने जा रहे हैं, यानी सामाजिक विज्ञान जिनका विषय है, तो उनको क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भूगोल में, उनको क्या पढ़ना है। तो ये मैंने भूगोल 8, 9, 10 के क्लास का सिलेबस निकाला है। ये NCERT और SCERT दोनों से ही मिला करके मैंने बनाया गया है। मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी कि मैंने जो बनाया है, मैं आपसे जो बोल रही हूँ या मैं सच कह रही हूँ या बस अपने मन से कह रही हूँ या मैंने इंटरनेट से लेके छाप दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपको थोड़ी देर में अपने बुक को भी फ्लैश करूंगी कि मैंने कितनी बुक को अपने पास रख करके, मेरे पास कलेक्शन है, मैंने खरीदा था एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और उनमें से देख करके मैंने उनको अभी बताया है, क्योंकि इसकी डिमांड हो रही थी, लोग खोज रहे थे कि 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए। तो उसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो है वो 6 और 7 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है कि वो आप जो है अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इतना बृहत रूप से उसको समय दे सकते हैं। लेकिन चूंकि 6 के भूगोल में क्या है, थोड़ा सा मैपिंग वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मैपिंग वाला पोर्शन आ जाता है, तो उसको हमें देख लेना है। मैप कैसे क्या होगा वो जान लेना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, तो उसको हमें थोड़ा बहुत देखना है। लेकिन जो मेन हम तैयारी करेंगे वो हमारे लिए 8, 9, 10 का प्रॉपर होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन को। संसाधन यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध है, कैसी हैं, क्या है, नहीं है, उनका डिटेल हमें जानना है। इसी में आ जाएगा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। कहने का मतलब है कि मिट्टी के प्रकार, कैसी कैसी मिट्टी पाई जाती है, जल यानी कि नदियों के बारे में, ओशंस के बारे में, महासागर के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति जो हमारे आसपास कैसे कैसे वन पाए जा रहे हैं, कैसे कैसे जंगल पाए जा रहे हैं, उनके बारे में, ये सभी संसाधन जो है हमें इनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा क्या बहुत डिटेल में जानना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कृषि के बारे में, हमारे यहाँ कौन कौन सी खेती होती है, जैविक खेती होती है, निर्वाह खेती होती है, क्या प्रकार है उसके बारे में डिटेल जानना है। उद्योग धंधों के बारे में जानना है कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो उद्योग धंधों के अंतर्गत आता है, कहाँ कहाँ उद्योग धंधों की प्रचुर मात्रा में बहुलता पाई जाती है। फिर मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव कैसा संसाधन है, मानव निर्मित कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी मदद हमें इन सबसे मिलती है। तो ये हमारा 8 क्लास का सिलेबस था। अब आइए 9th क्लास में आते हैं हम लोग। तो 9th का जो ज्योग्राफी है उसमें देख लेते हैं भारत, यानी भारत का जो आकार और स्थिति कहाँ पे स्थित है। उसके बाद फिर
ये इसका आकार कैसा है, इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये हमें देखना है। इसका भौतिक स्वरूप हमें जानना है। अपवाह, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से तंत्र है, इसके बारे में पढ़ना है। जलवायु, यहाँ कैसी जलवायु है, लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में, यानी कि यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है और कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व के बारे में जानना है, अभयारण्य के बारे में जानना है, कहाँ कौन सी चीज़ें मिलती है, जनसंख्या के बारे में जानना है। अब भारत के पड़ोसी देश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, उनके बारे में जानना है, उनकी सीमा क्षेत्र के बारे में जानना है, उनके मानचित्र को अध्ययन करना है। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड SCERT से मैंने निकाला है। क्षेत्रीय अध्ययन करना, आपदा प्रबंधन के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि आपदा प्रबंधन आपको यहाँ भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। फिर है कि मानवीय गलतियों के कारण जो है आपदाएं, कौन कौन सी मानव ने गलती किया तो कौन सी आपदाएं, नाभिक, जैविक एवं रासायनिक सामान्य आपदाएं, ये बस पढ़ने वाला, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन, यानी कि एक ग्रुप में मिल करके रह करके हम किस तरह से आपदा का प्रबंधन करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से जीते, ये सारा कुछ हमें उस टॉपिक में देखना है। अब आते हैं फिर संसाधन और उसके विकास के बारे में। ये जो संसाधन है ये एक ही चीज़ है, उसके विकास कैसा हुआ, वन्य और वन्य जीव संसाधन के बारे में, यानी कि वन्य जीव कहाँ कहाँ कौन से अभ्यारण्य है और उसको किस तरह से हम लोग उसको चलाते हैं। जल का क्या स्थिति है, जल कौन सा पीने लायक है और कौन सा पीने लायक नहीं, नदियों की क्या स्थिति है, कौन सी नदियाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, इसके बारे में हमें जानना है। कृषि के बारे में जानना है, कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है, कौन सी क्षेत्र में ढलान वाली खेती की जाती है, कौन से क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है, कौन से क्षेत्र में दलहन खेती की जाती है, खेती के बारे में सारा डिटेल देखना है। खनिज और ऊर्जा, कहाँ कहाँ खनिज ऊर्जा पाए जाते हैं, जिससे हमारा इंडस्ट्री चलता है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जहाँ उद्योग धंधा होगा वहीं हमारा जीवन यापन होगा, वहीं हम घर बसाएंगे, वहीं हम रहेंगे, ऐसा हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे रूप से मिली जुली होती हैं। तो इतना हमें भूगोल में जो है बेसिकली कैप्चर कर लेना है। अगर हम इतना कैप्चर करते हैं तो हमारा बहुत हद तक कैप्चर हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम आपने तो सिर्फ 10 तक कह दिया, 11 12 तक लिखा ही नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं आप इसे मिला लेना, 11 12 में इसी का ही डिस्क्रिप्शन है। यानी अगर आप इतना चीज़ पढ़ लेते हैं तो फिर 11 12 आपको ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आ जाती है 6 और 7 और की बात। तो क्लास 6 और क्लास 7 जो है वो ज़्यादा इतना कुछ टफ नहीं है, उसे आप 2 दिन में आप कर सकते हैं। चूँकि मैंने टॉपिक जो है बस 8 9 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने नोट किया है। अगर आपको लगे तो आप इन टॉपिक को नोट भी कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। कोई भी आपको कह दे कि 6 का पढ़ लीजिए, 7 का पढ़ लीजिए, 8 का पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए, SCERT पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, टॉपिक जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप कहाँ पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। चलिए, अब ये तो हमारी बात होगी ज्योग्राफी की। अब हम लोग चलते हैं इतिहास पे, हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री की बात जहाँ तक की जाती है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री में हमने देखा है कि हिस्ट्री के 3 फेज हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास। और हमने पिछले बार के टॉपिक में देखा था कि आधुनिक भारत इतिहास के बारे में मिला था, लेकिन उससे पूछने का जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो हद तक 1 to 5 में कम थे। और 9 10 और 11 12 के लिए जो था वो कहीं कहीं बेसिक चीज़ ठीक था। लेकिन फिर भी पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे एनालाइज बाद में होगी, पहले सिलेबस पे देखेंगे कैसे कब कहाँ, यानी हर चीज़ का इंट्रो देखना है। प्राचीन, मध्य, आधुनिक का इंट्रो देखना है। फिर व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कंपनी पे शासन हुआ था, कंपनी ने किस तरह से अपना एक अधिकार जमाया, किस तरह से शासन किया, उसके इतिहास को देखना है। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किया और कैसे कैसे उसका आगमन हुआ। फिर स्वर्ण युग की कल्पना किस प्रकार से की गई। सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति, जिसने अंग्रेजी व्यवस्था की नींव हिला करके रख दी। अब है देसी जनता, सभ्यता, शिक्षित राष्ट्र, यानी कि देसी जनता को किस तरह से सभ्य बनाया गया और अपने राष्ट्र को शिक्षित बनाने की मुहिम चलाई गई। फिर महिलाओं की जाति और सुधार, यानी महिलाओं की जो खराब स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए कौन कौन से परिवर्तन किए गए, जिसमें राजा राम मोहन राय की बात आती है। ब्रह्म समाज की स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ने बहुत कुछ की स्थापना की, तो वो सब देखेंगे। फिर राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। कला क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हुआ, ये हमारा पढ़ना है इतिहास में। ये आ जाता है आपका आधुनिक इतिहास, यानी कि ये आपका 8 क्लास का जो है ये हिस्ट्री आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9th में आ जाते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। चूँकि उस समय लोगों ने तैयारी यही तक बेसिकली 8 तक ही की थी, लेकिन 9th और 10th जो है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से आ जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद, हिटलरवाद, शांति प्रयास, वन्य समाज, उपनिवेशवाद, आधुनिक
वैज्ञानिक विश्व चरवाहे, कृषि समाज, भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से सारी चीज़ें क्या है, कनेक्टेड है। अब आते हैं, अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व, इसके बारे में भी जानेंगे। औद्योगिकरण, तो कुछ सब्जेक्ट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में सिमिलर मिलेंगे। मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग का कैसे आगमन हुआ, किस तरह से स्थापना हुआ। आधुनिक दुनिया के बारे में जानेंगे। मॉडर्न, ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि दुनिया का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। जरूरी नहीं है कि भारत में ही जो है वो अंग्रेजी के खिलाफ लड़ा गया, और भी देश गुलाम थे, अमेरिका भी गुलाम था और बहुत सारे देश गुलाम थे, तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से आज़ाद कराया और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, तो उसे भी हमें थोड़ा सा बहुत देखना है। स्वतंत्र और विभाजित भारत, यानी उसके बाद जब 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान बटा, फिर भारत और बांग्लादेश बटा था, तो उसके बाद क्या स्थिति हुई थी ये देना। और हमारे 8th का जो हमारा जो SCERT का बुक है, इसमें कुछ इतिहासकार के बारे में भी है, तो उसे हमें देख लेना है। यानी कि ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर हो गया। बेसिकली हम लोग जो है SCERT से क्लास 8 को देख लेंगे, ठीक है। और 9th 10th अगर आप 6-7 की बात करते हैं तो 6-7 में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसकी तैयारी की होगी, तो बेसिकली आप इसे पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस जो है वो कम टैली करते हैं, इधर से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। फिर आप इतना कवर कर लेंगे तो 11th 12th पढ़ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट में, जो कि है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स की। जहाँ तक बात करते हैं तो सिविक्स में कुछ ही टॉपिक हैं जिसको एलोबरेट करके पढ़ना है। तो सिविक्स जो है वो हमारा है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ किस तरह की शासन व्यवस्था चलती है। धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ सभी धर्म को समान मान्यता मिली हुई है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे मान्यता मिली, क्या है यहाँ पे, और उसकी डिटेल हमें जाननी है। फिर हाशियाकरण, यानी कि क्या एक हाशियाकरण का मतलब है कि समानता किस स्थिति में हम लोग यहाँ पे समान रूप से रहते हैं कि नहीं, क्या क्या संसद कानून के लिए कौन से कानून है, लोगों को क्या सुविधा दी गई, न्यायपालिका के क्या कर्तव्य है, कानून और सामाजिक न्याय में कैसे मिलेगा, लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, लोकतंत्र के बारे में हमें पढ़ना है कि उसका विकास हुआ क्या, क्यों, और संसदीय लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र की उपलब्धि क्या है, चुनौती क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या और संघर्ष क्या है। फिर जानेंगे चुनावों की राजनीति कैसे हुई, संस्थागत काम लोग कैसे कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार कैसे कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, चुनौती कैसे चल रही है, सत्ता की साझेदारी हो रही है, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है लैंगिक मसले। यहाँ पे लैंगिक मसले के तहत लोगों को यानी स्त्री और पुरुष को समान अधिकार है या नहीं है, या क्या हुआ। फिर राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक दल के होने से लोकतंत्र के क्या परिणाम हो रहे हैं। तो ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है। सिविक्स में हम लोग इतना ही पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो है 8, 9, 10th आप उसे देख लेंगे। ये आपको अगर आप NCERT की बुक देखते हैं तो अगर आप सही से 5 बुक को 1 डे बाय डे देखेंगे तो आपके लिए 3 से 4 दिन काफ़ी है इस बुक को देखने के लिए। फिलहाल तो इसमें हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन से बुक पे अगर हम कितना टाइम दे तो हम कितना कवर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, यानी कि ये आपका 8th में तक नहीं होता, ये आपका 9th और 10th में आता है। तो इस इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे संसाधन के रूप में, यानी कि अर्थशास्त्र का संसाधन के रूप में क्या उपयोग है। निर्धनता, गरीबी, जो कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है, इसके क्या क्या मायने हैं, क्यों होती है और क्या प्रभाव होते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी खाद्य सुरक्षा के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। विकास कैसे हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, कैसे चलता है, मुद्रा साख कैसे होता है, वैश्वीकरण में भारतीय उपभोक्ता अधिकार। तो यानी कि इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए इतने टॉपिक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि आपको बुक को तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप उसे 1 रिपीट करें, 2 बार रिपीट करें, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें क्या है, पॉसिबल नहीं है, उनके लिए वो बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों की सहूलियत के लिए अगर ऐसा होगा तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मैं उसे अलग करके लाऊंगी, ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप भी अपनी तैयारी करें, हम लोगों को, मैं भी अपनी तैयारी करूँगी, क्योंकि 6 to 8 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि पढ़ना क्या है, लेकिन इसे अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ये हमारे 6 to 8 ही नहीं बल्कि 6, 7, 8, 9, 10 और 10 तक के लिए तो हमारा हो ही जाएगा। रही बात फिर NCERT 11, 12 की, तो वो थोड़ा सेगमेंट बड़ा है, उसे हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारी इतनी चीज़ें तैयार हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी
ये हमारी एसएसटी के लिए थी, जिसमें हमने चारों विषय को देख लिया है, ज्योग्राफी को देख लिया, हिस्ट्री को देख लिया, सिविक्स को देख लिया और इकोनॉमिक्स को देख लिया। अब जहाँ तक की बात करते हैं अदर्स की, जिसमें आपका आ जाता है रीजनिंग, हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका रीजनिंग था, ठीक है, प्राथमिक गणित था, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो ये चीज़ों के लिए तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के बाद जो है आप उसके बाद रीजनिंग, आप 10-20 रीजनिंग पर डे जो है किसी भी सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेट से प्रैक्टिस करने के बाद जो है बाकी चीज़ आप जैसे कि साइंस वगैरह हो गया, तो वो 10-20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इधर उधर आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, या अगर आपका मन करे तो अपनी क्लासेस को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल किसी चीज़ को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपने 6 to 10 तक भी जो है फुल कमांड रखे, अपने 6 to 10 तक NCERT पे आप फुल कमांड रखें, खुद फुल पढ़ें। और ख़ासकर मैं ऐसे बहनों के लिए जो जिनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इतने टॉपिक्स होकर आप सही मायने से देखती है तो आपका हो जाएगा। बाकी हिंदी के लिए भी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सब कुछ भी पढ़नी है। तो सोशल साइंस के लिए इतने टॉपिक्स मैंने अभी डिटेल रूप में हाँ, मैं आपको अपनी बुक्स दिखा रही हूँ, मैं आपको अपनी बुक्स दिखाऊंगी अभी कि मैंने कितने बुक्स को देख कर जो बनाया वीडियो, वो भी दिखाती हूँ। तो चलिए, अच्छा लगा आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। बुक्स दिखाने के बाद मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी, ठीक है। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे पास ये सारी बुक्स है और मैंने इसी में से जो है वो आपका क्या कहते हैं, मैंने सिलेबस जो है वो बनाया है। तो देख लीजिए मेरे पास कौन कौन सी। तो चलिए फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।